ये देखिए, मैं एक आपको छोटी सी चीजें बता देता हूं जिससे आपको क्या है शॉर्ट कीयों में उलझना नहीं पड़े। शायद मैंने पहले भी बताया होगा, नहीं तो दोबारा से देख लेना, है ना। कोई भी फंक्शन है, जरूरी नहीं है आप चाहे वर्ड ले लें चाहे एक्सेल ले लें। ये है आपका एक्सेल। अब देखो कुछ मत दबाना, सिर्फ एक की दबा देना, एल। क्या दबा दोगे? एल। जैसे ही देखिए एल दबाते हैं तो प्रत्येक टैब के ऊपर एक नाम आ जाता है। याद रखना, FHNPMARW। अब जैसे मान लो मेरे से कोई दूसरी शॉर्ट की पूछ ले, सर अंडो की क्या है, तो मैं कहूंगा अंडो की शॉर्ट की हो सकती है Alt+2। एल्ट के साथ क्या है? 2। रेडो की Alt3। सेव की Alt1। होम टैब ओपन करने की Alt+H। एन इंसर्ट। अब जैसे मान लो मैं H दबा देता हूं, देखो अभी क्या दबा देता हूं? H। जैसे ही मैंने H दबाया, अब देखिए कितनी सारी शॉर्ट की और बन गई। Alt+H+1 बोल्ड की, Alt+H+2 इटैलिक की, Alt+H+3 अंडरलाइन की, Alt+, ये देखो कल कौन सा पूछ रहा था कि सर आया था Alt+H+H, ठीक है, Alt+H+H हाइपरलिंक नहीं, हाईलाइट, ठीक है, हाईलाइट बताया था। तो ऐसे याद रखना, क्योंकि H से होम ओपन हो रहा था, H4 होम, F4 5, तो H के बाद फिर ये बहुत सारी हैं। अब ये क्या सारी किसी को याद नहीं हो सकती, मैं तो क्या, मैं भले कितना भी पढ़ा लो तो भी इतनी शॉर्ट की याद नहीं कर सकता, पॉसिबल नहीं है ये चीजें प्रैक्टिकल। इसको बोला जाता है की टिप्स। क्या बोलते हैं इसको? की टिप्स। आप बिना माउस के सिर्फ की से ही काम करना चाहते हो, तो ये देखिए बहुत सारी शॉर्ट की होगी। क्लियर है? किनको एक दो एक सिर्फ होम टैब की और जो बेसिक बेसिक है उनको देख जाना, नहीं पूरी याद होंगी भी नहीं, फालतू टाइम भले खोटी कर लेना, उलझ जाओगे। कभी बोल्ड को इटैलिक करोगे और इटैलिक को बोल्ड करोगे, ऐसा हो जाएगा यदि इनके चक्कर में पड़ोगे। इतना कर लेना, जैसे वापस देखो, एक तो एल्ट दबा के ये लिख लेना ज्यादा से ज्यादा, सॉरी आया नहीं है, 7-8 तो ये लिख लेना एल्ट के साथ में, ठीक है, और ज्यादा जरूरत पड़े तो थोड़ी बोल्ड इटैलिक और इनकी लिख लेना, ज्यादा में मत उलझना, नहीं तो कभी याद नहीं होगा, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारी है। हाँ वो मैं बता दूंगा, वो फिर मैं लास्ट में एक साथ सबकी कॉमन लिखा दूंगा, क्योंकि ऐसे तो मैं लिखाने लगूंगा तो बहुत ज्यादा हो जाती है, तो मैं नहीं लिखा पाऊंगा। हाँ 10-5 इंपॉर्टेंट मैं खुद बता दूंगा, ठीक है, तो वो लास्ट के लिए उनका पेशेंस रखें। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथ के फंक्शन। कौन से? मैथ के फंक्शन। तो उससे समझने से पहले मैं इसीलिए इसको चालू किया था एक्चुअल में। मैं कोई भी एक टैब ले लेता हूं, सेल ले लेता हूं, यहां पर हम कुछ वैल्यू ले लेते हैं जिससे आपको बार बार की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई वैल्यू ले लीजिए, ठीक है। बहुत है इतने चेंजेस, तो समझ जाएंगे इसी से। मैथ की बात करें तो देखो, अब फॉर्मूलों की, आप कल कोई बोल रहा था कि सर पूरे फॉर्मूले करवाओगे क्या, है ना, ऐसा कोई लाइन आई थी क्या एक? अच्छा कमेंट आया था वो। तो ये देखिए इतने सारे फंक्शन है। अब इसमें से देखिए हम जो पढ़ेंगे, कितने पढ़ सकते हो आप खुद देखिए एक बार। जैसे मैं मैथ की एग्जांपल ले लेता हूँ, मैथ वाली मैंने हेडिंग डलवाई हुई है, तो आप देखिए मैथ वाले पर ही क्लिक कर लीजिए, ये लो कितने फंक्शन है, चेक कीजिए एक बार। क्या सारे पढ़ सकते हैं? यस सर। कौन सा यस सर? मनीष जी कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, न तो आपके ये कॉस थीटा साइन थीटा पल्ले पड़ेंगे ना कुछ और। सही है गलत है? तो अपने जो इंपॉर्टेंट है, मेरा टारगेट हमेशा मैं रखता हूं कि एवरेज 50 से 60 फंक्शन जो लगातार बार बार कॉमनली एग्जामों में पूछे जाते हैं, मैं उनको आपको सबको पढ़ाऊं, ठीक है कि नहीं। तो एक एक करके आप सिर्फ हेडिंग डालते चलेंगे, और एक बार समझ लें कुछ फंक्शनों को मैं वैसे बता देता हूं जिससे बार बार टेबल भी नहीं बनानी पड़ेगी। जैसे देखिए हमने एक चर्चा की थी सेल रेफरेंस की, याद है क्या? चलो मैं पहले वो बता देता हूं, फिर इसको बाद में करेंगे, उससे आपको बहुत सी चीजें क्लियर होंगी। इक्वल टू जैसे मैंने लगाया था सम, और यहां पर मैं रेफरेंस दे रहा हूं किसका? इन दोनों का, G3 और S3। कौन सा सेल रेफरेंस है ये? दिया कैसे? आप खुद टाइप कर दो दोस्त, ऐसा करो कुछ मत दो, टाइप करना तो आता है।
ये देखो मैंने लिख दिया G3, ये अनुपात वाला आपका चेन, और कौन सी है H3, बस ये लग गया। छोटा बड़ा कैसे लिखो, बाय डिफॉल्ट वो कैपिटल कर देगा। जैसे हम इंटरप्रेस करेंगे, जैसा अभी ये स्मॉल लेटर में है, ठीक है, मैं जैसे इंटरप्रेस करूंगा ये सब कैपिटल में हो जाते हैं, तो डिफॉल्ट हमेशा कैपिटल में ही लेता है। हम स्मॉल भी लिखेंगे तो ये नहीं कि एरर देगा, सही है, कोई इश्यू नहीं। अब देखिए G3 और H3, ये इसका क्या हो गया, सेल रेफरेंस। कौन सा वाला है ये, रिलेटिव एब्सोल्यूट मिक्स्ड है, रिलेटिव। कैसा क्यों है रिलेटिव, वो भी चेक कर लो। देखो कितने आ गई वैल्यू, 20। अब इसको मैं नीचे ट्रैक करता हूं, देखो इसमें सेल रेफरेंस क्या होगा, G4, इसमें सॉरी ऊपर यहां देख लेना फॉर्मूला बार पर, नीचे क्या हो गया G5, यहाँ क्या हो गया 6, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 9, यानी कि ये इससे रिलेट करने वाली, ये इससे रिलेट करने वाली सेलों के साथ बदल जाता है, और जब वैल्यू बदल जाती है तो उसी को हमने क्या नाम दे दिया था, रिलेटिव सेल रेफरेंस दिया था कि नहीं। दूसरा मुझे इसी को किस में बदलना है, एब्सोल्यूट में। क्या करना है इसका, मुझे एब्सोल्यूट में बदलना है। तो मैंने बताया था एक सिंबल कौन सा, डॉलर, क्या नाम बताया था, डॉलर, यानी प्रत्येक के पहले क्या लगा दो आप, डॉलर का चिन्ह लगा दो, सही है ना। लग गया क्या, इधर भी लग गया क्या, सही है ना। अब देखो डॉलर का सिंबल लगाने के बाद अब मैं वापस इसको ड्रैग करता हूं ऊपर से, इसमें लग रहा है और इनमें नहीं लग रहा है। अब देखो इसको वापस मैं फिल हैंडलर पर जाता हूं, और फिल हैंडलर से ये नीचे वैल्यू चेंज हुई क्या, सेल रेफरेंस भी चेक करिए चेंज हुआ क्या, तो वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, ठीक है ना। ये अकेले सम की बात है, ये रेफरेंस आप किसी भी फंक्शन में दे सकते हो, किसी भी फंक्शन में आप चाहें, जिसको बदलना चाहें उसे बदलें, जिसको नहीं चाहें उसे नहीं बदलें। कि सर आप मिक्स को भी करके दिखाओ, तो मिक्स में मैंने आपको क्या बताया था, एक वैल्यू बदले और एक नहीं बदले। तो देखो जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूं ये वाली बदल जाए, कौन सा वाला, क्या, हाँ वो भी बताएंगे, तो सारे बता रहा हूं मैं, टेंशन मत लो, सारे बताएंगे, आप देखते चला। अब इसमें मैंने क्या किया, देखो एक के पहले डॉलर लगाया और एक के पहले नहीं लगाया है, सही है ना। तो मैं ये कह रहा हूं इसके दम पे ही, डॉलर के सिंबल के दम पर कि ये कौन सा है, मिक्स। अब देखिए क्या होता है मिक्स में, हाँ जी, अब चेक करिए, देखो G3 एज इट इज थी, ये चेंज हो गया H4, सही है ना। आप नीचे तक चेक कर लें, G3 अभी भी वही है, लेकिन चेंज क्या हो गया, H9, यानी G3 से H9, G3 से H9। तो एक वैल्यू तो बदल रही है और एक नहीं बदल रही है, इसका मतलब कौन सा हो गया, ये मिक्स्ड है। कौन सा हो गया, मिक्स्ड। ये वाला कैसे किया, कुछ नहीं किया मैंने, तो ड्रैग किया है, यहाँ पर वो फॉर्मूला था देखो ये वाला, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। अब इसको मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पर फिल हैंडलर से गया यूं और नीचे ड्रैग कर दिया, बस यही करना है। क्या वैल्यू चेंज हो रही है, लेकिन रेफरेंस देखो, हमें वैल्यू से मतलब नहीं है, वैल्यू तो इसलिए चेंज हो रही है क्योंकि इसका मतलब क्या हो गया, G3 से लेकर H9 तक की सभी वैल्यू, तो G3 ये रहा और H9 ये रहा, तो ये सारी वैल्यू ऐड होगी, तो चेंज तो होंगी भाई। रेफरेंस चेंज हो रहा है तो रिजल्ट तो चेंज होगा कि नहीं होगा। मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं, इस रेफरेंस की बात कर रहे हैं हम, कि एक रेफरेंस तो बदल रहा है और एक नहीं बदल रहा, तो वो हो गया मिक्स। और जिसमें दोनों ही नहीं बदल रहे थे वो हो गया था एब्सोल्यूट, और जिसमें दोनों बदल रहे थे वो हो गया रिलेटिव। क्लियर है। अब बात आ रही थी हाँ तुम्हारा क्या क्वेश्चन था, कौन सा वाला, डॉलर A5, तो वो तो ए में ले लो, A5 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। एक मिनट रुको, ये देखिए इसको मैंने किया डिलीट, क्या हो गया, अब हो गया डिलीट। मैं कह रहा था एक सेल के लिए बात थी, है ना, तो मैं यहां पर कोई भी फंक्शन लगा देता हूं, सिंबल इक्वल टू डॉलर, कौन सा है अपना G, ये लो G और 3, ये ले रहे थे हम, हाँ जी। अब देखिए यहां पर पहले ध्यान दे लें, मतलब मैं कह रहा हूं कि G कभी नहीं बदले और 3 बदल जाए, सही है ना।
यही कह रहे हैं इसका मतलब। अब इसको देखो, दो तरीके हैं ट्रैक करने के। यदि मैं इसको ऐसे नीचे लेके जाता हूं इस तरीके से, तो अब देखो यहाँ एड्रेस क्या हो गया, G9, मतलब G अभी भी नहीं बदला, बदला क्या है, 9 बदला है, सही है ना। और यदि मैं इसी को ऐसे लेके जाता हूं, देखो इस तरीके से, तो अब देखो कुछ बदला है क्या, सही है। यदि यदि मैं इसके पहले डॉलर नहीं लगाता तो हो सकता है ये KLMN ले ले। आइए नहीं बात समझ में। तो ये होता है रो वाइज या कॉलम वाइज। अब मैं यदि मान लीजिए 3 के आगे, यहां पर 3 के आगे डॉलर लगा देता मैं, तो 3 भी नहीं बदलता, ठीक है। तो वो फंक्शन पर डिपेंड करेगा कि आपको कैसा फंक्शन दिया गया है। डॉलर का सिंबल तो एक पहचान करने के लिए आपको पहचानेगा और कन्वर्ट करेगा। बिना डॉलर के आप रिलेटिव को एब्सोल्यूट में नहीं बदल सकते हो। क्लियर। दूसरी बात थी, चलो इसे भी वापस डिलीट करता हूं, कि हम सम की बात करते हैं तो हमें लगता है सम का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, ऐसा ही लगता है। लेकिन अब एक्चुअल में देखें तो आप देखिए कितने सारे फॉर्मूले हैं। अरे भाई टाइप करा है, निकाले नहीं है। देखो कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट करने के लिए आप सिर्फ इक्वल टू दबाएं और जो भी फॉर्मूला आपको लिखना है उसको टाइप कर दें SUM। अब उससे रिलेट करने वाले, सम से रिलेट करने वाले, देखो सारे सम के भाई बहन इकट्ठे हो जाएंगे यहाँ पर, पूरा ये सम का खानदान आ गया, ठीक है कि नहीं। यानी आपको सिर्फ टाइप करने की जरूरत है। अब देखिए कितने सारे हैं। सम अकेला डायरेक्ट पता है हमें जोड़ने के लिए, लेकिन समस्या कहां जाती है, सम इफ और सम इफ। अब ये कभी हमने सुने हुए नहीं होते, सही है ना। तो ये कैसे हैं, इनको आपको सीखना है। सम प्रोडक्ट ये भी हम कर लेंगे सर, सम यानी जोड़ना, प्रोडक्ट यानी गुणा करना, ये भी हमारे लिए आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। सम SQ, सम यानी जोड़ना, SQ यानी स्क्वायर, तो ये भी समझना आसान हो जाता है। सम x2 m/2, मैं इसको बोल सकता हूं x² m4 माइनस बाई 2 मतलब बाई स्क्वायर। यानी ये फंक्शन कैसे काम करेगा, x² माइनस बाई स्क्वायर की तरह। इसको मैं बोल सकता हूं x2 p/2, x² प्लस बाई स्क्वायर की तरह। तो ऐसे मतलब बाकी चीजों को समझना आसान है, लेकिन अब देखो दो फंक्शन ऐसे हैं जिनको समझना पॉसिबल नहीं, क्योंकि इफ जहां आ गया वहां एक कंडीशन आ गई। इफ का मतलब क्या हो गया, एक है कंडीशन, तो इस कंडीशन को भी हमें समझना होता है। अब देखो आपका रिजल्ट कैसे निकालते हो आप। एक मिनट के लिए मैं कुछ नाम लिखूंगा। यहां पर चलिए नाम लिख लेते हैं अपने। एक लिख दिया अजय, एक लिख दिया विजय, या मैं XYZ लिख दूं है, चलो ठीक है। रिपीट भी कर दिए, और एक X और एक Y और एक Z, कुछ भी लिख सकते हो, आपकी जो मर्जी है। क्लियर है क्या। अब मुझे यहां से मैं कहता हूं ये तो मेरे नाम है, ये उनके नंबर है। टेस्ट लिया हमने कंप्यूटर का 20 क्वेश्चन का या 30 क्वेश्चन का जो भी थे, और उनमें ये आपके क्या है, नंबर है। क्लियर। तो इनकी यदि हम बात करें, मैं एक फॉर्मूला लगाऊंगा छोटा सा, देखो इक्वल टू वापस सम और इफ। कौन सा है, सम इफ। इसमें सबसे पहले मुझे रेंज देनी होती है, और वो रेंज देनी होती है मुझे जितने भी नाम है उन सब की। अब नाम ये 100 हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं, तो सभी की रेंज देनी होती है। तो यहां पर रेंज यदि मैं बात करूं यहां से यहां तक की रेंज क्या होगी, क्या होगी, G3 से लेकर के G9, सही है ना, यही होगी रेंज। मैंने टाइप कर दिया सर G3 से G9, हो गया क्या, G3 से G9, कोई दिक्कत। अब मुझे जिसका रिजल्ट चाहिए उसका एक, कोई भी एक नाम, भाई मैंने पूरी स्टूडेंट 100 की 100 लिस्ट सेलेक्ट की, उसमें से मुझे किसी एक का रिजल्ट चाहिए, सही है। तो इसमें से मुझे किसी एक को सेलेक्ट करना पड़ेगा कि निकालेगा, किसको करें, किसको, X को। तो X का सेल एड्रेस क्या है, G7, तो मैं क्या लिखूंगा, G7 लिख दिया, कॉमा। रिजल्ट मुझे कहां से मिलेगा, नंबरों में से। तो नंबरों की रेंज क्या है, H3 से H9, ये भी लिख दिया भाई, H3 से H9। और अब देखिए, बंद करो ब्रैकेट, बताओ परिणाम क्या आना चाहिए। X की वैल्यू कितनी है, 10। X कहीं और है क्या, नहीं है ना, तो 10 रिजल्ट आएगा। देखो क्या गया, 10। वो भी चेक कर सकते हो, आपको अलाइनमेंट भी लिखाया गया था। वैल्यू कैसी है, न्यूमेरिकल, तो अलाइनमेंट कैसा है, राइट। यदि ये टेक्स्ट होता तो
लेफ्ट, ठीक है ना। अब ये तो चलो सिंपल हो गया कि सर हम तो रिजल्ट इतनी लिस्ट में से खोजते नहीं है, हम तो सीधा अपना नाम या रोल नंबर टाइप करते हैं और रिजल्ट हमारे सामने होता है, ऐसा होता है ना। चलो उसका भी मैं एक तरीका बता देता हूँ। हाँ बिल्कुल उसी में, जहां भाई जहां इनपुट दे रहे हो वहीं आउटपुट दिखेगा, नहीं जिस जगह लिख रहे हैं वहीं पर शो करेगा। मैं G3 की जगह पर चलिए मान लीजिए मैं वैल्यू ले लेता हूं I3, क्या ले लेता हूं I3। G3 की जगह मैंने क्या लिख दिया। अब मुझे बताओ रिजल्ट क्या आना चाहिए, 0, क्योंकि I3 में कोई वैल्यू नहीं है। I3 में यदि कोई वैल्यू होती तो उसका परिणाम आता। I3 अभी यहां पर 0 है तो रिजल्ट भी क्या आएगा, 0। चलिए ठीक है सर, मैं चेक कर लेता हूं एक बार, ये लीजिए 0। अब मैं I3 में कोई वैल्यू देता हूं, ये आपके सामने I3 वाली वैल्यू है, इसको थोड़ा बड़ा कर लें, ये है I3। अब मैं इसमें नाम लिखना चाह रहा हूं अजय, क्या लिख रहा हूं मैं, मुझे बताओ रिजल्ट क्या आएगा इंटर मारते ही, 10। क्यों भाई, अजय तो एक से ज्यादा है, 20 आएगा, क्योंकि अजय कोई अकेला नहीं है। मैंने यहाँ पर कोई ऐसी कंडीशन नहीं लगाई कि मैं उनको डिफाइन करूं कि सिर्फ ये वाला अजय आना चाहिए। अब यहाँ अजय के नाम को देते ही कितनी वैल्यू लेगा, ये 2, एक अजय ये और एक अजय, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, 10 और 10 20। चेक कर सकते हैं, ये लीजिए साहब, क्या आ गया, 20 आ गया। अरे भाई ये रहा 20। यदि मैं यहां पर डाल देता y, क्या डाल देता, तो y के लिए 20 वापस 20 है। चलो x डाल के देख लो, x के लिए 10, किसी की भी आप रिजल्ट फाइंड आउट। तो ये होता है आपको फाइंड आउट करने कि सर अब मैं कैसे मानूं कि ये अजय मैं हूं या कोई और है, मुझे कैसे पता चलेगा। तो फिर कंडीशन लगानी पड़ेगी, या तो अजय की सिटी या अजय के पापा का नाम। भाई सीधी सी बात है, एक क्लास में 2 अजय हो सकते हैं, तो उन दोनों को मुझे अलग अलग करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, या तो उसके पिताजी का नाम सामने लिखूंगा या फिर उसकी सिटी लगाऊंगा, सही है ना। एक जयपुर का हो सकता है तो एक जोधपुर का हो सकता है। तो चलिए एक कॉलम और डालते हैं, आ गया। यहां पर मैंने दे दिया कि ये अजय तो कहाँ का है, जयपुर का, ये कोटा का, और ये वापस कोटा, और ये जयपुर, आ गया क्या, ठीक है। और ये चलो भाई जोधपुर, कहीं कहीं कर दीजिए, जो आपकी मर्जी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है ना। ये लो, चलो करौली का कर देते हैं भाई, लो, सबका दिल खुश रहना चाहिए, किसी को निराशा हाथ ना लगे, है। अब देखिए वापस, अब फॉर्मूला तो मैं वही है, ठीक है, इसी तरीके का, किधर गया, सॉरी यहां लगाया था फॉर्मूला, लेकिन फॉर्मूला सम इफ की जगह क्या लगेगा, सम इफ। एक एस और बढ़ गया, ये देखो ये वाला। अब ये वाला जो फॉर्मूला है ये कहता है कि सर मैं तरीका चेंज करूंगा, मैं पहले जो आप सबसे लास्ट में ले रहे हो ना सम रेंज वाली वैल्यू, वो मैं सबसे पहले लूंगा, यानी जो नंबर वाली वैल्यू थी जो हमने सबसे लास्ट में ली थी, वो अब मैं सबसे पहले लूंगा। नंबर कौन सा, ये वाला, I3 से लेकर के I9। ये देखो इसमें लिखा जाता है, देखो सम रेंज, क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया रेंज 2, इस तरीके से। देखो भाई I3 से लेकर के I9 कॉमा, फिर क्या लूंगा मैं, नाम, स्टूडेंट नाम, वो क्या है अपना G3 से लेकर G9। अब उनमें से कोई एक नाम, उनमें से वापस कोई एक नाम, क्या नाम ले लेता हूं मैं, विजय ले लूं, तो विजय का क्या हो जाएगा, कुछ भी ले सकते हो आप, G4 ले सकते हो या फिर G6, दोनों में से कोई एक लो, विजय विजय ही रहेगा। मैंने ले लिया यहाँ पर G4 कॉमा। अब मुझे विजय 2 है मेरे पास, तो इसलिए कि मैं इस विजय का देखूं या इसका, उसके लिए मुझे क्या देना पड़ेगा, सिटी की रेंज। तो सिटी की रेंज क्या है, H3 से लेकर के, सॉरी H3 से लेकर के H, फिर उसमें से कोई भी एक सिटी ले ली मैंने, और H6 ले लिया, ले ली H6। अब क्यों लिया वो भी आपको पता चल जाएगा। अच्छा ये देखिए, अब समझिए इस चीज को, पहला तो क्वेश्चन कैसे आएगा यदि यहां से आता है तो, सबसे पहला क्वेश्चन यहां से ऐसे पूछेगा, दी गई फंक्शन में ऐसे कोई भी फंक्शन दे देगा और उसमें पूछेगा क्राइटेरिया रेंज 2 का सेल रेंज क्या है।
क्राइटेरिया रेंज 2 का सेल रेंज क्या है, क्राइटेरिया रेंज 1 का सेल रेंज क्या है, सम रेंज क्या है। 3 क्वेश्चन बनते हैं यहां से। या क्राइटेरिया 1 का सेल एड्रेस क्या है, क्राइटेरिया 2 का सेल एड्रेस क्या है। तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए। तो देखो ये हमें सिंटेक्स पूरा ध्यान रखना पड़ता है। सिंटेक्स की यदि हम बात करें तो सबसे पहले है सम रेंज। सम रेंज पूछे तो आप आंसर क्या दोगे, I3 से I9, I3 से। उसके बाद ये है क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया रेंज 1, तो उसका सेल रेंज क्या हो गया, G3 से। फिर ये है आपका क्राइटेरिया 1, क्राइटेरिया रेंज 1, उसमें से क्राइटेरिया 1, ये तो रेंज है और ये क्राइटेरिया है 1, ठीक है ना। ये क्राइटेरिया रेंज 2 और ये क्राइटेरिया 2। सीधा थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है तो वो सिंटेक्स में से बनता है। क्लियर है। दूसरा, ऐसा कौन सा सम का फंक्शन है जिसमें हम सिंगल क्राइटेरिया यूज करते हैं और ऐसा कौन सा है जिसमें मल्टीपल क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं। तो सिंगल के लिए तो सम इफ था, इससे पहले था उसमें सिंगल था। क्राइटेरिया का मतलब सिर्फ नाम, एक नाम यूज कर सकते थे उसमें, एक से ज्यादा। यहां पर हम एक से ज्यादा यूज, भाई गलती से मान लीजिए ऐसा भी केस तो हो सकता है कि जयपुर में भी विजय 2 हो सकते हैं, हो सकता है कि नहीं हो सकते। तो फिर मुझे तीसरा क्राइटेरिया की जरूरत पड़ेगी, फिर तो श्योर है मुझे पिताजी का नाम देना ही पड़ेगा कंट। सही है क्या। तो मल्टीपल क्राइटेरिया के लिए तो सम इफ्स और सिंगल क्राइटेरिया के लिए सम इफ। दो बातें ध्यान रखनी है, ये समझ लेना। इंग्लिश में एस या ईएस, एस कब लगाते हैं, प्लूरल के लिए या सिंगुलर के लिए है, और ईएस हाँ नाउन और वर्ब, कैसे बांट लेना आप। तो ऐसे यहां ध्यान रख लेना, जिसमें एस लग गया वो बहुवचन मतलब मल्टीपल हो गया, और जिसमें एस नहीं लग रहा वो एक वचन, सही है ना, तो वो सिंगुलर हो गया। एक क्राइटेरिया की बात होगी तो एस नहीं लगेगा, और एक से ज्यादा क्राइटेरिया की बात होगी तो एस लगेगा। ऐसे याद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब मुझे बताओ तुम तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, रिजल्ट पूछ लिया अब तुमसे, क्योंकि आजकल तो भाई जिस हिसाब से वो थ्योरी लिख रहे हैं तो रिजल्ट पूछ लेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या 20 कैसे नहीं आएगा 30 मेरे भाई। तो देखना विजय और जयपुर, देखो दो क्राइटेरिया है, उन दोनों को मैच कर लो। इस क्राइटेरिया में विजय है और इस क्राइटेरिया में जयपुर है, तो विजय जयपुर की वैल्यू कितनी है 20, विजय जयपुर की वैल्यू कितनी है 20। यदि मैं इस H6 की जगह पर कर देता क्या H5, तो क्या हो जाता विजय कोटा। H4 कर देता तो भी विजय कोटा, सही है ना। तो फिर वो सिंगल क्राइटेरिया हो गया, फिर डबल की जरूरत ही क्यों पड़ी। इसीलिए तो पड़ी कि हमारे पास दो नाम सेम हो रहे थे, उनको अलग अलग करना था हमें। तो ये मल्टीपल क्राइटेरिया की बात हो रही है, फिर तो हमें इस फंक्शन की जरूरत नहीं होती। यदि तो फिर उसकी ऐड हो जाएगी, बिल्कुल हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। इसी में और बढ़ाते चलो क्राइटेरिया, इसी में आप मल्टीपल कितने क्राइटेरिया, अभी मैंने 2 यूज करे हैं, ऐसे आप 3 कर सकते हो, 4 कर सकते हो, 5 कर सकते हो, कितने कर सकते हो भाई। ऐसा सिचुएशन जैसी बढ़ती जाती है। अभी हमारे पास मान लो कि सिटी सेम होगी, तो हो सकता है पापा का नाम तो सेम नहीं होगा, पापा का नाम यूज कर लो। अब आपको लगता है नहीं सर पापा का नाम भी सेम हो गया, तो भाई फिर डेट ऑफ बर्थ यूज कर लो। सही है कि नहीं है। तो वो आपके ऊपर निर्भर है, आप क्राइटेरिया कैसा ले रहे हो। ये लो, और वो भी सेम हो जाए तो फिर उसका तो हाँ पत्नी का नाम दे दो है, तो कितनी आए। अब बैठी या नहीं बैठी दिमाग में, ये 2 ही फंक्शन मैंने को समझाने थे, बाकी तो मैं थ्योरी में वैसे ही लिखा दूंगा, पर ये तुम्हारे थ्योरी से समझ में नहीं आते। क्लियर। बिल्कुल। अब देखो जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं, मैं इस H6 की जगह पर मैं ले देता H9, क्या ले देता H9, ये भी ध्यान से देख लो। अब मैं कह रहा हूं G4 में विजय और H9 में करौली, तो विजय और करौली का कहीं मैच है क्या, नहीं है, तो मैच नहीं कर रहा तो रिजल्ट क्या होगा 0 0। तो मैच ही नहीं हो रहा तो रिजल्ट 0, देखिए 0।
रिजल्ट तभी देगा जब मैच करेगा। अब मान लीजिए कि नहीं सर मैच भी मल्टीपल कर जाता है, तो कि मैं कहता हूं जयपुर में इस अजय की जगह क्या कर देता हूं मैं विजय, क्या कर देता हूं विजय, ठीक है। और अब मैं वापस से यहां लेता हूं इस H9 की जगह मैं कर देता हूं H5, सॉरी H5 नहीं H6 वापस। अब देखो H6 करते ही अब वापस मैच हो रहा है क्या, विजय और जयपुर 2 बार हो रहा है, तो दोनों को अब क्या कर देगा वापस जोड़ देगा। भाई विजय और जयपुर, एक तो ये रहा विजय जयपुर, एक ये रहा विजय जयपुर, तो इसकी वैल्यू 20 और इसकी वैल्यू 10, दोनों को जोड़ के क्या देगा 30, क्या देगा 30। ये देखो भाई 30, आसान है। तो कुल मिला के यदि मैच कर रहा है तो एक मैच है तो एक रिजल्ट है, एक से अधिक मैच कर रहा है तो उनको जोड़ देगा, और एक भी मैच नहीं कर रहा तो 0 है। 3 कंडीशन बन सकती है। क्लियर है क्या? चलिए फिर अब लिख लीजिएगा। हाँ जी, क्या? हाँ हाँ होम में, एक मिनट मुझे दिख नहीं रहा है होम से, यही है होम। हाँ ये रही सेल, ये रहा फॉर्मेट, ये रही रो की हाइट, ये देखो रो की हाइट अभी बढ़ा रखी है तो ये है डिफॉल्ट वाली, अभी तो सबकी बढ़ा दी। यहाँ तो इधर से चेक कर लो, अब चेक कर लो। हाँ जी कितनी है 15, ठीक है। और कितनी है, ये रहा कॉलम, कॉलम की कितनी 8.43, यही बताइए। सेल में टेबल इंसर्ट यहाँ नहीं होती है, यहाँ ऑलरेडी टेबल बनी बनाई है। सेल में मैंने कोई डिवाइडेशन नहीं करवाया कल, स्प्लिट बोला था सेल को, वो वर्ड में बोला था। वर्ड में हम सेल को भाग सकते हैं। अरे सेल को 2 भागों में तोड़ने की बात हुई थी, सेल को 2 या 2 से ज्यादा भागों में तोड़ने की, तो वो वर्ड में हुई थी। और मैंने आपको पहले बोला था वर्ड में मैं वो चीज लिखा रहा हूं जो एक्सेल में नहीं होती है। यहाँ हम एक सेल को 2 से अधिक सेलों में नहीं बांट सकते, मिला सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं, लेकिन स्प्लिट नहीं कर सकते एक्सेल में, ठीक है ना। क्योंकि एक्सेल में ऑलरेडी फिक्स दे रहा है वो रो और कॉलम की संख्या, ऑलरेडी रो और कॉलम की संख्या उसने गिन के दी है कि न तो इससे ज्यादा ना इससे कम कर सकते हो। ये बात नोट कर लेना। वर्ड में हम हमारी मर्जी से कम ज्यादा कर सकते हैं, यहाँ ना तो हम कम कर सकते हैं ना ज्यादा। आप सोचते हो ना कि मैं इसको डिलीट कर दूंगा तो एक कॉलम कम हो जाएगा, नहीं, वो एक कॉलम आगे ऐड होता जाता है, लास्ट वाला हमेशा वो XFD रहेगा। ये है एक्सेल। तो स्प्लिट का मैंने इसमें कहीं नहीं बोला है कि इस सेल को मैं स्प्लिट कर सकता हूं, कहीं भी ऐसा फीचर नहीं आएगा। डिलीट कर सकते हो आप, लेकिन स्प्लिट का कहीं ऑप्शन नहीं कर सकते, यहाँ पर बिल्कुल नहीं कर सकते। यहाँ आपको एक ही तरीका है कि एक से ज्यादा सेल को मिला सकते हो, उसे आप यूज कर लो, तोड़ नहीं सकते, ठीक है ना। एक मिनट बोलो, कौन सा नंबर वाला? नंबर वाले में से क्वेश्चन आते नहीं है, ये सीधा फॉर्मेट चेंज करने के लिए है। जैसे आपको दशमलव के बाद वाले, करेंसी वाले, इसलिए मैंने आपको ये नहीं लिखा है। आज तक इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आया है। चलो वो तुम्हें उस टाइम ASO में लिखा दिया था, क्योंकि उस टाइम मैं पूरा प्रैक्टिकल करा रहा था, मैंने छोड़ो। लेकिन इसमें से कभी कोई क्वेश्चन आता नहीं है। क्यों नहीं आता? देखो जैसे मैं कहता हूं मेरा नंबर है 1, इसका भी देख लो, ऐसा नहीं है मैं आपको कोई भी चीज ऐसी नहीं छोड़ूंगा जो 1 है, ठीक है। अब 1 को यदि मैं डेट में कन्वर्ट करता हूं, किसमें? डेट में, तो श्योर है मेरे कंप्यूटर में जो कैलेंडर की डेट स्टार्ट होती है वो होती है कहां से? 1 जनवरी 1900 से। कहां से स्टार्ट होती है? 1 जनवरी 1900 से। तो ये जो डेट में बदलेगा तो ये किसमें हो जाएगा? ये रहा देखो शॉर्ट डेट 1 जनवरी 1900। यदि मैं इसको 2 करता, चलो 2 की जगह छोड़ो, मैं 32 करता हूं, कितना करता हूं? 32। अब बताओ ये डेट कितनी है? यदि मैं इसका फॉर्मेट बदलूं तो कितनी है? 32 का मतलब, अरे भाई 1 फरवरी, 31 दिन किस में चले जाएंगे? जनवरी में। तो एक कौन सा आएगा? 32वां नंबर 1 फरवरी का ही तो होगा। तब इसको आप डेट में चेंज कर लो, ये 1 फरवरी बताएगा, देखो ये लो, ठीक है। तो ये सिर्फ फॉर्मेट। दशमलव की कोई वैल्यू है, मान लीजिए आपके पास पॉइंट वाली डेसिमल वैल्यू, जैसे ये देखिए
ये डेसिमल वैल्यू है। अब आप चाहते हो कि मुझे पॉइंट के बाद और जीरो बढ़ानी है, संख्या बढ़ानी है, तो ये रहे पॉइंट वाले, देखो ये तो कम करने के लिए और ये बढ़ाने के लिए। इसी को आपको करेंसी में चेंज करना है, ये लो साहब डॉलर में बदल गया। और कोई करेंसी सेलेक्ट करनी है तो ये करेंसी है बहुत, ठीक है ना। ये आपको जो संख्या लिखते हो ना आप, 10,000 20,000 कुछ भी आप लिखें, ये देखो कितनी है संख्या, ये जो भी है लाखों में। अब इसके साथ हम जनरली कॉमा के साथ लिखते हैं संख्या, तो ऐसे लिखते हैं, देखो इस तरीके से। पॉइंट भी हटा देता हूं, ये देखो आता है ना कॉमा संख्याओं में। तो ऐसे फॉर्मेट बदलने का, ये सिर्फ नंबर्स का और कुछ नहीं है। इसी वैल्यू का फॉर्मेट आप कुछ और करना चाहो, यहां से देखो ये नंबर है, इसमें एक टेक्स्ट भी आएगा, बहुत सारे फ्रैक्शन है, ये लो देखो टेक्स्ट। अब जो बात मैं उस दिन कर रहा था कि 1 और 1 11 होने वाला एक फॉर्मूला बताया था, मैं लिखता हूं जैसे यहां पर नंबर लिखा मैंने 11, क्या लिखा 11। अब डिफॉल्ट रूप से इसका अलाइनमेंट क्या है, राइट, क्योंकि ये अब नंबर फॉर्मेट में है। और मैं इसका फॉर्मेट यहां से जाके बदल देता हूं, टेक्स्ट कर देता हूं, तो ये रहा, देखो अभी टेक्स्ट किया था मैंने, ये रहा। जैसे ही मैं इसका फॉर्मेट टेक्स्ट फॉर्मेट करूंगा, ये कहां चला जाएगा, लेफ्ट में, ठीक है। तो ये सिर्फ इन वैल्यूज के फॉर्मेट के लिए होता है, कभी कोई क्वेश्चन आज तक इनमें से आया ही नहीं है और ऐसा कुछ बढ़ता नहीं है, इसलिए मैंने इनको डायरेक्ट, मैंने कहा था मैं सिर्फ वो चीजें लिखाऊंगा जो आपको यहाँ से काम की। एक्सेल में फॉर्मूले से ही क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं इन फंक्शनों से, तो इन पर हम पूरा फोकस कर लेंगे। हाँ कौन सा, ये लो क्या, सम रेंज, ये लिख लो, ये रहा, मैं लिखा दूंगा, अभी लिख रहे हैं हम, तब मैं अलग से लिखाऊंगा इनको, ठीक है। सम रेंज, क्राइटेरियन रेंज, ये सब लिखा दो, यहां से दिखेंगे नहीं, ऑनलाइन वालों को भी छोटे छोटे अक्षर कुछ नहीं दिखाई दे रहे होंगे। चलिए तो अब लिखते हैं अपने, बहुत हो गया, आज का पूरा टाइम सिर्फ प्रैक्टिकल में गया है, फिर भी कहोगे सर प्रैक्टिकल। हाँ जी, ऑनलाइन वालों के अब क्वेश्चन देखेंगे, समझा दो सर, नाउ और टुडे सबको समझाएंगे भाई। अभी मैं मैथ वाले फंक्शन थे इसलिए मैंने सिर्फ हमको समझाया है, बाकी सब धीरे धीरे। नाउ और टुडे में तो कुछ लिखना ही नहीं होता, ब्लैंक है। आया था तो, लेकिन वो आएगा डेट और टाइम वाला फंक्शन पढ़ेंगे तब। अभी हमारी हेडिंग क्या डली हुई है, मैथ फंक्शन। हाँ तो मैंने मैथ से लिख दिया, कोई बात नहीं, ये लो। और इसमें सबसे जो ज्यादा पूछा जाता है तो सम फंक्शन, कौन सा, सम, ठीक है। तो जैसे जैसे हम कैटेगरी वाइज पढ़ते चलेंगे, आगे आपको लिखते चलना क्या काम आता है, एडिशन के लिए, इसलिए एडिशन के लिए। और फंक्शन लाइब्रेरी में पहली हेडिंग डाली थी कि मैथ फंक्शन पढ़ेंगे कल से, देखो एक बार। अब इसी की यदि हम बात करें तो देखो कैसे लगाएंगे, इक्वल टू सम। अब मान लीजिए मेरे पास टेबल नहीं है तो मैं कोई भी वैल्यू ले सकता हूं, कितनी भी ले सकता हूं, तो रिजल्ट क्या मिल जाएगा इसका, तो मुझे सिंपल 12, आसान है ये तो। लेकिन यदि मैं इसी फंक्शन को यूज करूं दूसरे तरीके से, सम एस क्यू, सम एस क्यू, और यहां वैल्यू ले लेता हूं 2 4, तो इसका मतलब हो गया स्क्वायर, क्या होगा पहले, स्क्वायर, एच क्यू का मतलब स्क्वायर और उसके बाद सम। तो देखो 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 प्लस 16 इक्वल टू 20। यानी जो भी अंदर वैल्यू दी गई है उनका पहले स्क्वायर कर दीजिए और उसके बाद क्या कर दीजिए, सम कर दीजिए। ध्यान रखना, पहले क्या करोगे, स्क्वायर, और उसके बाद क्या करोगे, सम। नेक्स्ट देखें, सबके पहले ध्यान रखना, गलती से जैसे भूल जाते हैं तो इक्वल टू जरूर लगा लेना, क्योंकि फंक्शन की शुरुआत हमेशा किससे होती है, इक्वल टू से होती है। इक्वल टू सम एक्स टू पी बाई टू। अब देखो इन दोनों में कोई अंतर नजर नहीं आएगा आपको। यहां भी यदि मैं ले लेता हूं 2 और 4, क्या ले लेता हूं, 2 और 4, तो देखिए x2 का मतलब मैं कह सकता हूं एक्स स्क्वायर, मान सकता हूं क्या, P4 में क्या मान सकता हूं, प्लस, और बाई 4 क्या मान सकता हूं,
बाई स्क्वायर। तो मैं इस फंक्शन को इस तरीके से याद रख सकता हूं, सिर्फ याद रखने की ट्रिक है। तो ये कैसे हो जाएगा, वापस वही 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर मतलब 20। मतलब जैसे ये काम कर रहा है डिट्टो इसकी तरह ये भी काम कर रहा है। ये भी पहले स्क्वायर कर रहा है फिर सम कर रहा है, लेकिन फंक्शन का नाम है सम एस क्यू। ये भी पहले स्क्वायर कर रहा है फिर सम कर रहा है, लेकिन नाम क्या है, सम x2t/2। नेक्स्ट देखें, इसी की तरह दूसरा है सम x2m/2, 2 और 4। ठीक है, तो अब देखो इसको मैं कैसे याद रखूंगा, x2 का मतलब एक्स स्क्वायर, m का मतलब माइनस और बाई 2 का मतलब बाई स्क्वायर। तो ये भी मेरा कैसे काम करेगा, एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर की तरह। तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर मतलब 4 माइनस 16 इक्वल टू माइनस के 12, माइनस के 12। प्रैक्टिकल से जल्दी समझ में आते हैं तो भाई अब 1 घंटे से यार प्रैक्टिकली तो कर रहे थे, तो ये भी अब ऐसे ही है, इनमें भी यदि जोड़ना घटाना नहीं आएगा क्या यार, सारा एक प्रैक्टिकल करेंगे तो कैसे काम चलेगा। मतलब स्टूडेंट की हालत बिगाड़ दी है डिजिटल बोर्डों ने। नहीं पहले मार्कर होता था, बढ़िया पेन होता था, कोई प्रैक्टिकल का झंझट ही नहीं, सीधा लिखाओ अपने आप समझ में आ जाता था, क्योंकि मानसिकता थी समझना पड़ेगा, प्रैक्टिकल का ऑप्शन ही नहीं था। था क्या पहले, मुझे नहीं लगता लॉकडाउन से पहले किसी ने वर्ड एक्सेल का प्रैक्टिकल के बारे में सोचा है। लेकिन अब जब से डिजिटल बोर्ड आ गए सबकी डिमांड क्या होता है कि भावनाएं बढ़ती जाती हैं। एग्जाम में आते थे पहले भी है, अब आते हैं। हाँ पहले प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नहीं आते थे, ये बिल्कुल आप कह सकते हो, बिल्कुल। अरे तो बता दिया ना यार, इतनी देर से अपने कर ही क्या रहे थे, यही तो कर रहे थे। चलिए आगे और देखिए, इक्वल टू सम इफ, इक्वल टू सम इफ, सम इफ की यदि हम बात करें तो अब इसमें मैं पहले सिंटेक्स लिख रहा हूं, जिससे आपको जो थ्योरी वाला क्वेश्चन है वो याद हो जाए कि सबसे पहले हम क्या लेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहां पर ली जाती है क्राइटेरिया रेंज। क्या आती है सबसे पहले, क्राइटेरिया रेंज। उसके बाद यहां पर क्या आएगा, क्राइटेरिया, उस रेंज में से ही कोई एक क्राइटेरिया। और उसके बाद फिर क्या आएगी यहां पर, सम रेंज। क्या आएगी, सम रेंज। ये तरीका रहना चाहिए हमेशा आपका, यानी इसको आगे पीछे कर दिया तो ये एरर देगा, ठीक है ना। यदि आपने ऐसा कर दिया कि क्राइटेरिया रेंज तो लास्ट में लगा दी और सम रेंज पहले लगा दी, तो ये फंक्शन क्या देगा आपको, एरर देगा। तो इसलिए इसको बिल्कुल फिक्स है कि ऐसे ही लगाना है आपको, वो एरर भी आपको बताई जाएंगी, ठीक है। हाँ ये सिंगल कंडीशन के लिए एक ही क्राइटेरिया लिखा है इसमें, इसका उपयोग सिंगल क्राइटेरिया के लिए किया जाता है। अब ठीक है, किया जाता है। आगे और भी आएंगे ऐसे, तो वहां मैं बार बार लिखाऊंगा नहीं, इतना ही ध्यान रख लेना, जिसमें अकेला इफ लिख रहा है वो सिंगल के लिए रहेगा, और जिसमें इफ से लिख रहा है वो मल्टीपल के लिए रहेगा, ठीक है ना। तो बार बार लिखने की नौबत नहीं आनी चाहिए। अब इसका मैं एक फॉर्मूला भी लगा देता हूं, कोई भी टेबल एज्यूम करके, सम इफ वैल्यू है मेरे पास A1 से लेकर के A10, यहीं पर है मान लीजिए A7, और B1 से लेकर के B10।
चलिए अब मैं पूछता हूं आपसे, इस फंक्शन में सम रेंज की सेल एड्रेस क्या है और क्राइटेरिया रेंज के लिए और क्राइटेरिया के लिए फिक्स है, इसको कभी भी आगे पीछे नहीं करना है, ठीक है ना। ये नहीं करना है सर इसको मैं इधर कर दूं तो इधर कर दूं तो ये कोई अपने घर का कोना नहीं है कि सामान उठा के इधर रख दिया और इधर रख दिया। अब मैं कहता हूं ये टेबल भी दे देता हूं, चलिए अब तुम खुद रिजल्ट बताओगे, ठीक है। लिखते चलिए साथ के साथ में, मैं टेबल बना रहा हूं, इतनी देर में आप लिखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये है आपका ए, ये है आपका बी, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसमें हम वैल्यू दे देते हैं कुछ भी, एक्स वाई जेड पी क्यू आर, एक्स वाई जेड और पी, ठीक है। और यहाँ पर हमने वैल्यू दे दी, मान लीजिए 5 5 5 5 10 10 10 5 5 5, ठीक है। कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। अब तुम तो मुझे इस टेबल के अनुसार इस फंक्शन का परिणाम बताइए। कितना? 15। चेक कर लेते हैं भाई 15 सही है क्या। हमें इसमें सिर्फ एक चीज पकड़नी है, वो कौन है? A7 चेक करिए कौन है। A7 में कौन है? x। x कहीं और है क्या? बिल्कुल, एक x कहाँ है? ये रहा। तो दोनों का क्या हो जाएगा? सम। तो 10 और 5, तो इसका रिजल्ट क्या हो गया? 15। मतलब ये सबको समझ में आ गया। पड़ गया ना सबके पल्ले अच्छे से? पल्ले पढ़ना मतलब दिमाग में बैठना, ब्रज भाषा का शब्द है भाई ये, ठीक है। और भी नहीं पढ़ा तो अभी एक तरीका और है मेरे पास, देखो। यदि निम्न फंक्शन में क्राइटेरिया का सेल एड्रेस, A4 A5 व A6 रखा जाए तो परिणाम होगा। अब ऑप्शन देख लेना, थोड़ा सा ऊपर कर सकता हूं ना अभी। हाँ जी, ऑप्शन चेक करें। नंबर ए ऑप्शन है आपका, देखिए एक तो है आपका ऑप्शन में 10 और फिर है आपका 10 और फिर है आपका 10, ठीक है। फिर ऑप्शन नंबर बी 5 10 10, ऑप्शन नंबर सी 10 5 10 और ऑप्शन नंबर डी 10 5 5। आंसर बताओ क्या होगा? ए तुक्का मारा है या कैलकुलेट किया है? कर लिया था? चलिए बहुत बढ़िया, तो समझ में आ गया होगा।
इस तरीके से। किस किस के नहीं आया वो बताएं पहले। एक के नहीं आया और बहुतों के नहीं आया। देखो भाई, मैंने कहा कि क्राइटेरिया का सेल एड्रेस हम बदल रहे हैं, तो क्राइटेरिया का सेल एड्रेस कौन सा है? A7। क्या था यहाँ पर? इसको हमने किस किस में बदला है? A4, A5 और A6। तो एक बार तो आप A4 के लिए वैल्यू ज्ञात कर लो, एक बार A5 के लिए और एक बार A6 के लिए। तो A4 में आइए, कौन है A4 में? P। P एक तो ये रहा और P एक ये रहा, दो जगह है, तो दोनों को जोड़ दो, 5 और 5 10। मतलब ये सही हो सकता है, एक ये सही हो सकता है और एक ये सही हो सकता है। सही है ना? फिर दूसरी वैल्यू क्या लेंगे आप? A5। क्या लेंगे? A5। तो A5 में कौन है? Q। Q और कहीं है क्या? तो Q की वैल्यू कितनी है? 10। तो दूसरा रिजल्ट ये रहा। अब तीसरा चेक करो तो भी ठीक है, नहीं करो तो भी ठीक है, क्योंकि इसके अलावा और किसी में 10-10 मैच नहीं कर रहा। फिर भी चेक कर लो A6 कौन है? R और कहीं है क्या? तो R की वैल्यू भी 10। तो रिजल्ट क्या हो गया? 10A। तो ऐसे लैंग्वेज देखो क्वेश्चन की कैसी भी बन सकती है, बनाई जा सकती है। क्लियर है ना? काफी बच्चों का क्या है कि ऐसे जब फॉर्मूले पढ़ाए जाते हैं तो दिमाग में ये चलता है इनका क्वेश्चन कैसे आएगा, जबकि ये होना चाहिए वो बोर्ड है, अपनों से कई कदम आगे सोचता है। मानते हैं नहीं मानते हैं? तो सीधी सी बात है भाई, अपनों से बड़ी सोच लेके चला है तो कुछ भी पूछ सकता है। चलिए, इसी के साथ आपको सिटी और अरेंज करनी है। मैं सब सिंटैक्स ही लिखा देते हैं इसका भी। इक्वल टू सम इफ्स। अब क्या है? सम इफ्स मल्टीपल के लिए। तो यहां देखो सबसे पहले क्या आएगा? सम रेंज। उसके बाद क्या आएगा? मैं शॉर्ट में लिख दूं क्या? क्राइटेरिया रेंज 1 और क्राइटेरिया 1, क्राइटेरिया रेंज 2 और क्राइटेरिया 2, और ऐसे आप आगे बढ़ सकते हो। क्लियर है? और इसको आप खुद करके आओगे, बाकी कल आपको मैं समझा दूंगा। ठीक है ना? एक टेबल बनाओगे खुद से और खुद से एक बार रिजल्ट निकाल के देखोगे।